आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं वरुण सर, फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और जो है पीजीटी 2003 का जो है आज मैं पेपर लाया हूँ और आप सभी लोगों से कहना है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। ये आप लोगों से विनम्र निवेदन है। इसके बाद एक बात और मैं बताना चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने आपका जो विज्ञापन निकाला था उसको निरस्त कर दिया है। विज्ञापन में कुछ त्रुटियां थी, उसकी वजह से रद्द हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा रहा। ये हम क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई क्वेश्चन एक है और उस क्वेश्चन में एक स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं 4 नंबर, एक स्टूडेंट को दिए जा रहे हैं 3.75। तो यहाँ पर जो नंबरिंग हो रही है वो डिफरेंस है। तो इसके लिए अगर ये निरस्त नहीं होता तो बाद में कोर्ट में दिक्कत होती, बवाल कोर्ट में भी होता इसी पे। तो इसलिए निरस्त हो गया। और बायोलॉजी सब्जेक्ट का भी विज्ञापन नहीं आया था, तो इसलिए बायोलॉजी सब्जेक्ट का भी विज्ञापन आएगा। निरस्त हो गया है। लगभग 15 से 20 दिन का समय और लगेगा। यानी आपकी जो एग्ज़ाम डेट जो है अप्रैल मई में होनी थी वो आपकी मई और जून में आएगी है। अब हम जो है स्टार्ट करते हैं पेपर। यहाँ से two water droplet merge with each other to form a larger dropped in the process। ये कह रहा है कि टू वाटर ड्रॉपलेट्स हैं विद ईच अदर टू फॉर्म, एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं। तो उसमें क्या होगा? बड़ी ड्रॉप क्यों बना रहे हैं? तो एनर्जी इज लिबरेटेड हो जाएगा, एनर्जी इज एब्जॉर्ब हो जाएगा। एनर्जी इज नाइदर और लिबरेटेड नॉट एब्जॉर्ब, तो सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है क्या हो जाएगा? एनर्जी इज लिबरेटेड। फिर सेकेंड पार्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का है, कह रहा है फ्रॉम amongst the following curve which one shows the variation of the velocity v with time t for a small size spherical body falling vertically in a long column of the viscous liquid। यहाँ पर आपको क्या किया गया है कि यानी वेलोसिटी v और टाइम t के बीच में आपको एक ग्राफ दिया गया है। तो ग्राफ खींचना है तो उसमें ये कहा गया है तो इनके बीच का जो ग्राफ है वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी 1 सही होगा, यानी 2 सही होगा, यानी 3 सही होगा और यह 4 सही होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका राइट होगा ये आपका 4 नंबर है। कौन सा ऑप्शन है? 4 नंबर आपका इज आंसर इज राइट है। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि द रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल शेप ड्यू टू, जैसे आपकी वर्षा की बूंदें होती हैं वो कैसी होती है? स्फेरिकल होती है। स्फेरिकल क्यों होती हैं? ये आपके सरफेस टेंशन के कारण होती हैं। फिर दिया है कि इफ़ वाटर हैज ए सरफेस टेंशन ऑफ 7 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर एंड एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्लास इज 0, यानी थीटा यहाँ पर 0 दिया गया। सरफेस टेंशन जो है यानी पृष्ठ तनाव दिया गया है 7 × 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। फिर कह रहा है कि इट राइजेज इन कैपिलरी ऑफ डायामीटर 0.5 mm टू ए हाइट, यानी यहाँ से आपसे हाइट पूछ रहा है यानी कैपिलरी ट्यूब की। मतलब वाटर जो कैपिलरी ट्यूब में कहाँ तक पानी किस ऊंचाई तक चढ़ेगा वो आपसे हाइट पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है कैपिलरी ट्यूब एच हाइट वाला, तो एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा r/ρg। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे और जिससे कि आंसर आपको मिल जाएगा 5.6 सेंटीमीटर। अब आता द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रेकिंग a big bubble of radius r into n droplets each of radius small r will be। तो यहाँ पर आपसे वर्क डन पूछ रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन के लिए फार्मूला क्या होगा? ठीक है, जैसे उन्होंने दिया है कि 4 पाई r² स्मॉल n माइनस
4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज इंटू टी। यही आपका यहाँ पर ऑप्शन आंसर इज राइट। फिर कह रहा है द फिजिक्स अंडरलाइंग द ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर मोस्ट क्लोजली रिसेम्बल्स द फिजिक्स अंडरलाइन। यहाँ कह रहा है कि जो फिजिक्स ऑपरेशन है रेफ्रिजरेटर है क्लोजली रिसेम्बल फिजिक्स अंडरलाइन, यानी हीट इंजन होगा या मेल्टिंग भी आइस होगा या आपका फ्रीजिंग वाटर होगा, या जो ऑपरेशन रेफ्रिजरेटर मोस्टली क्लोजली जब बंद करते हैं तो वहाँ पर कौन सा वाटर कैसा होता है, फ्रीजिंग होता है, यानी जमता है। इसके बाद आता है कि द कार्नोट इंजन टेक्स 300 कैलोरी ऑफ हीट एट 500 केल्विन एंड रिजेक्ट्स 150 कैलोरी ऑफ हीट टू द सिंक द टेम्परेचर ऑफ द सिंक। यहाँ से आपसे जिसे उन्होंने क्या दे रखा है, आपको कैलोरी दे रखी है, यानी कार्नोट इंजन मतलब 300, ठीक है। 300 का मतलब है यहाँ पर आपको H1 दे रखा है, यानी सोर्स की जो कैलोरी है वो उन्होंने दे रखी है। अब इसके बाद हम लोग सिंक की जो कैलोरी है वो 150 है। फिर आपसे जो पूछ रहा है वो सिंक का टेम्परेचर पूछ रहा है, यानी यहाँ पर जो सोर्स ऑफ हीट है वो आपका कितना है T1, वो आपका 500 केल्विन है। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है कि ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस H2 अपान H1 और ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपान T1। यहाँ पर ये दोनों की एफिशिएंसी इक्वल है, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वही फार्मूला आपका आ जाएगा H2 अपान H1 और T2 अपान T1। तो यहाँ पर इस फार्मूले में हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से हमको जो टेम्परेचर मिलेगा वो 250 केल्विन मिलेगा T2। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज स्पेशल केस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, तो इसमें स्पेशल केस क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, चार्ल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर है ए गिवन मास ऑफ ए गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम द स्टेट ए टू स्टेट बी बाय द 3 path 1, 2 and 3 as shown in figure following. If W1, W2 and W3 respectively the work done by the gas along the 3 path, यानी जिस पाथ का एरिया ज़्यादा होगा उसी का वर्क डन ज़्यादा होगा। तो इसमें आप देख रहे हैं P और B में किसका एरिया ज़्यादा है, तो इसमें एरिया किसका ज़्यादा है, यानी W3 का एरिया जा रहा है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा W1 लेस देन W2 W3, तो यहाँ पर 1, 2, 3 हो गया। अब कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम डायमेंशन। इनमें ये दिए गए 4, तो इनमें सेम डायमेंशन किन की है, तो कौन सा जो सेम डायमेंशन का है, तो इसमें जैसे टॉर्क दिया पोटेंशियल एनर्जी यही आपके सेम है। तो टॉर्क जो होता है न्यूटन इंटू मीटर होता है, पोटेंशियल एनर्जी जूल होता है, न्यूटन मीटर भी जूल होता है। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी EM/L2 T-2। अब बात आती है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर I कैप प्लस J कैप एंड J कैप प्लस K कैप इज। तो यहाँ पर कॉस थीटा पूछा जा रहा है, तो कॉस थीटा यहाँ पर जिसे हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं ए वेक्टर डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आई के प्लस जे के प्लस डॉट जे के प्लस के के। तो फिर अपान में मैग्नीट्यूड होता है, तो ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, फिर इंटू हो गया तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया आंसर 60, थीटा जो हमारा 60 आ गया। थीटा कितना आ गया 60 आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं
12 की कहता है कि इफ द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वी आर देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम आफ्टर कवरिंग फ्रॉम स्टार्ट ए डिस्टेंस इक्वल टू r/4 r/2 3r/4 r। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा r। कितना हो गया r। अब कह रहा है ए कार व्हेन passes through the convex bridge, ठीक, existed force on it is equal to, यहाँ पर क्या हो गया mg प्लस एम ई स्क्वायर अपॉन आर, तो mg माइनस एम ई स्क्वायर अपॉन आर। अब दिया है there will be an increase the potential energy of the system if work is done upon the system by, तो यहाँ पर आंसर जो होगा एनी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। फिर कहता है 2 है कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, थर्ड है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फिर कहता है नॉन ऑफ एबव। तो यहाँ पर जो इंक्रीज हो गए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा एक कंजर्वेटिव फोर्स। अब बात आती है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल, यानी वेरिएबल हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, यानी क्या हो जाएगा इज 0। इनसाइड द हॉलो स्फेरिकल शेल इंटेंसिटी क्या ही होगी 0 होगी। अब आता है 16 नंबर। अब ये कह रहा है कि द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग द वैल्यू ऑफ जी, जिसे कह दिया कि अर्थ जो है घूमना बंद कर दे, तब इस सवाल जी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब घूमना बंद कर देगी तो वहाँ पर जो जी होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। फार्मूला होता ना जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर लैम्डा जी डैश इज, ठीक है। तो यहाँ पर जब रोटेट नहीं होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आर ई ओमेगा स्क्वायर है तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो जी डैश किसके बराबर होगा, जी के हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगी। अब दिया है कि 2 रिंग्स हैव देयर द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया इन द रेशियो 2:1 एंड देयर द डायमीटर आर इन द रेशियो 2:1, द रेशियो ऑफ देयर मासेस विल बी 2:1 यानी देखिए यहाँ पर फार्मूला है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि रेशियो, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो पूछ रहा है। तो I1/I2, तो यहाँ पर फार्मूला में से होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr², तो m1r1² m2r2²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 1:2। अब आता है ए वायर इज स्ट्रेस्ड बाई ए फोर्स, ठीक है, इफ एस इज द strain W by the Young modulus of material, write the work done per unit volume, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वर्क डन पूछ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। तो वर्क डन क्या होता है, यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेन हाफ, और यंग मॉडुलस और स्ट्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो y(s²/2। अब आता है कि ए ब्लैक बॉडी इज मेंटेन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 927 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडिएशन एमिटेड, यानी 1:4 1:16, यानी 1:4 1:16 1:64 1:256, यानी टेम्परेचर दिया गया है। तो यानी T1 आपका 27 हुआ और T2 92। तो इनको आपको करना क्या है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको 273 से जोड़ना होगा। तो यहाँ पर T1 आपका 300 हो जाएगा फिर आपका ये जो है 1200 हो जाएगा। तो E1/E2 300⁴ और 1200⁴। तो यानी यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी 3/12⁴ हो गया। स्क्वायर करेंगे तो
कैंसिल कर लेंगे तो 3/4 से 1/4 हो गया, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1:256 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 क्वेश्चन में क्या है कि ए प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर द वेरिएशन कलर्ड लेटर्स, द लेटर विच अपीयर्स लीस्ट राइज्ड इज ब्लू, वायलेट, ग्रीन, रेड। तो यहाँ पर कैसा होगा? रेड होगा। 21 ए डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 and having a focal length of 10 centimeter is immersed in a liquid of refractive index कितना है? 3. The lens will behaves। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फिर सेकेंड है डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फिर थर्ड आता है कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10/3 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, 2 इज इक्वल टू डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फार्मूला यूज हम लोग करेंगे। When a thin convex lens is put in contact with the thin concave lens of the same focal length, the resultant combination has a focal length equal to, यानी क्या हो जाएगा? AF/2 0 हो जाएगा, 2F हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2F यानी यहाँ से आपका आंसर जो आएगा इन्फिनिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एन एक्रोमेटिक कन्वर्जेंट डबल ऑफ टू लेंसेज कॉन्टैक्ट पावर +2 डायोप्टर, द कॉन्वेक्स लेंस हैज +5 डायोप्टर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर ऑफ द कन्वर्जेंट ऑफ डाइवर्जेंट लेंस। यहाँ पर रेशियो आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर P दिया गया आपको 2 डायोप्टर, F दिया गया 50, F दिया गया है तो 2 डायोप्टर है तो उसका 50 हो जाएगा फोकल लेंथ, यानी P1 का। ठीक है, यानी P1 दिया गया आपको 5D, तो यानी F1 हो गया 100/5 यानी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1/F = F1 - F2, तो 1/50 इज इक्वल टू 1/20 - 1/F2, यानी यहाँ से F2 जो आपका F2 आ गया 100/3। तो यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा कि ω1/ω2 इज इक्वल टू -F1/F2, यानी इज इक्वल टू -2/100/3 यानी 60/100, यानी 2 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3/5 यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम इज लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, बैंड एमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर हो जाएगा कि फ्रॉनहोफर स्पेक्ट्रम इज लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन और स्पेक्ट्रम। अब आता है एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग, यानी वन कॉन्वेक्स, यानी क्या हो जाएगा कि एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग, यानी क्या? वन कॉनकेव वन कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर इन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन वन कॉन्वेक्स एंड अदर कॉनकेव लेंस, तो यहाँ से आपका थर्ड आंसर हो जाएगा आपका। फिर कहता है कि द लेंस ऑफ सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूज द डिफरेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज। फिर कहता है कि हाफ द सम ऑफ फोकल लेंथ, द सम ऑफ फोकल लेंथ, यहाँ पर हो जाएगा द सम ऑफ फोकल लेंथ, सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, अब जो है आप सभी लोगों को पुनः एक बार कह रहा हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा अंत तक देखें, और जिससे कि आपके मित्र भी लाभ उठा सकें। और विज्ञापन लगभग आपको 20 से 25 दिन के अंदर दोबारा फिर से आ जाएगा, जिसकी सूचना आपको चैनल पर दी जाएगी।